हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही चैनल उरूज उर्दू पर, जहाँ अल्फ़ाज़ जुड़ते हैं, ख़यालात फैलते हैं और इल्म के चराग़ रोशन होते हैं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत दिन से कमेंट आ रहा था, बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक फ्री बैच स्टार्ट कीजिए, जिसमें हर चीज़ फ्री हो, पेड नहीं लेना चाहते या पेड बहुत लोग नहीं ले सकते। जिस तरीके से हमारी तरफ से सीटेट, महाटेट, टेट, डी ट्रिपल एसबी, नेट जेआरएफ सभी का फ्री बैच स्टार्ट किया गया था। उसी तरीके से आप लोग डिमांड कर रहे थे बीपीएससी टीआरई 4.0 की, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आज से बीपीएससी टीआरई 4.0 का कंप्लीट फ्री बैच स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें आपको फ्री नोट्स दिए जाएँगे, फ्री मॉक टेस्ट दिए जाएँगे और फ्री थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ दिए जाएँगे। वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर ही मिलते हैं, मॉक टेस्ट भी आपको कुछ न कुछ यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। लेकिन अगर नोट्स की बात कर रहे हैं, तो नोट्स यूट्यूब पर कोई पॉसिबल नहीं है किसी तरीके से देना, तो उसके लिए हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन होना पड़ेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ही नोट्स भेज दिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब एक चीज़ ये है कि कुछ लोग 6 टू 8 जूनियर लेवल का, 9 टू 10th टीजीटी और 11 एंड 12th पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, अलग-अलग तैयारी कर रहे होंगे, राइट? तो इसका जो बैच हम शुरू कर रहे हैं, इसमें तीनों यानी 6 टू 8, 9 टू 10th, 11 एंड 12th सबका एक साथ ही एक ही बैच में कवर कराया दिया जाएगा। पैटर्न सेम है, कंटेंट सेम है, सिलेबस सेम है, तो अलग-अलग पढ़ाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो ये बिल्कुल शुरू से शुरू किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक उर्दू से कोई भी एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया है, तो आप बेफ़िक्र रहें, ये फ्री बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है। शुरू से शुरू किया जाएगा और हर चीज़ आपको इसमें कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेज़ आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, बदले में आपसे सिर्फ़ सब्सक्राइबर्स माँगे जा रहे हैं। आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, तो आप कर दीजिए और फिर फ्री नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, चाहे टेलीग्राम का लिंक दिया हो गया। टेलीग्राम पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, व्हाट्सएप पर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत सॉल्यूशन उसका मिल जाता है। टेलीग्राम पर सिर्फ़ नोट्स दिए दिए जाते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर भी ऐड हैं, तो वहाँ पर भी नोट्स हासिल कर सकते हैं। दोनों का लिंक दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर डिस्कशन भी होता है, लेकिन टेलीग्राम पर डिस्कशन नहीं होता है। टेलीग्राम पर सिर्फ़ नोट्स दे दिए जाते हैं, ठीक है? तो आप दोनों जगह पर ऐड हो सकते हैं या फिर सिर्फ़ व्हाट्सएप पर ऐड हो सकते हैं। कोई भी अगर और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आ जाते हैं अपनी क्लास पर। क्लास को शुरू कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो सबसे मेन चीज़ हम लोग कवायद से शुरू करने वाले हैं अपने इस चीज़ को, क्योंकि कवायद से 22 नंबर का जो क्वालिफ़िकेशन रहता है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? तो कवायद थोड़ा-सा आसान भी होता है। थ्योरी की तर जो हमारी थ्योरी है, जो हमारे कंटेंट हमको पढ़ना है, जो हमारे शायर, अदीब को पढ़ना है, उससे आसान ही हमारा ग्रामर होता है। तो बेसिक से शुरू करने वाले हैं। उससे पहले ग्रामर को शुरू करें, उससे पहले उर्दू ज़बान के मुताल्लिक कुछ अहम नज़रियात हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ अहम चीज़ें हैं, उसको देख लेते हैं, है ना? तो ये जो उर्दू लफ्ज़ होता है ना, इससे बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि उर्दू लफ्ज़ क्या है? बहुत लोग अलग-अलग कुछ बताते हैं, है ना? तो उर्दू लफ्ज़ तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है लश्कर के, खिचड़ी के या फिर छावनी के, तीनों के। अभी तक आपने लश्कर और खिचड़ी सुना होगा, छावनी नहीं सुना होगा। तो तीनों मानी होते हैं। क्या-क्या होते हैं? लश्कर के भी होते हैं, खिचड़ी के भी होते हैं और छावनी के भी होते हैं। और ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब लश्कर के भी होते हैं, इसका मतलब खिचड़ी के भी होते हैं और इसका मतलब छावनी के भी होते हैं। क्लियर? उसके बाद देख लेते हैं कि रेख्ता, एक बहुत नाम हम लोग सुनते हैं कि रेख्ता, आखिर ये रेख्ता क्या है? तो फ़ारसी से ये लफ्ज़ आया हुआ है। रेख्ता फ़ारसी का लफ्ज़ है और जिसके मानी क्या होते हैं? मिली-जुली ज़बान के या बिखरी हुई ज़बान, टूटी-फूटी, जिसको ज़बान हम लोग अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं? आम ज़बान में हम लोग बोलते हैं कि ये जो हमारी रेख्ता है, ये टूटी-फूटी ज़बान है और ये अहद मीर और गालिब के ज़माने में थी, है ना? लेकिन टूटी-फूटी ज़बान नहीं, अगर हम एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब मिली-जुली ज़बान के होते हैं या फिर बिखरी हुई ज़बान। आपको टूटी-फूटी ज़बान कहीं-कहीं हो सकता है देखने को मिल जाए, लेकिन ज़्यादा बिखरी हुई ज़बान देखने को मिलेगा और मिली-जुली ज़बान देखने को मिलेगा। तो रेख्ता मतलब क्या होता है? टूटी-फूटी ज़बान तो हम नॉर्मल जानते हैं, लेकिन बिखरी हुई ज़बान या फिर मिली हुई जुली ज़बान। क्लियर? अब आ जाते हैं, एक नाम हम लोग और बहुत सुनते हैं, दक्कनी। दक्कनी, हम लोग जितना भी आप पढ़ेंगे उसमें आप दक्कनी, रेख्ता, उर्दू, गुजरी, ज़बान देहलवी, ये सब नाम सुनेंगे। तो इसी को पहले क्लियर कर दे रहे हैं। तो दक्कनी आप नाम सुनेंगे आगे चल के। दक्कनी मतलब होता है दक्कन। दक्कन आपने सुना होगा, दक्कन? ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही दक्षिण जो हम लोग बोलते हैं, साउथ, उसी को बोलते हैं दक्कन। उसी को क्या बोलते हैं? दक्कन बोलते हैं। दक्कन जनूबी हिंद में बोली जाने वाली इब्तिदाई उर्दू को कहा जाता है। यानी शुरुआती दौर में, आपको पता है शुरुआती दौर में फ़ारसी बोली जाती थी, है ना? उससे पहले अगर बात कर ले रहे हैं तो
उससे पहले अगर बात कर ले रहे हैं तो हमारे पाली प्राकृत ज़बान बोली जाती थी, उससे पहले अगर बात कर रहे हैं संस्कृत बोली जाती थी, है ना? ये सब चीज़ें हमारे बोली जाती थी हमारे भारत में, है ना? तो दक्कनी की अगर बात कर ले रहे हैं तो दक्कनी जो उर्दू थी ना, उर्दू उर्दू ये जब शुरुआती दौर में जनूब में यानी साउथ में जब बोली जाने लगी ना, साउथ में, साउथ एरिया के यानी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, है ना? तमिलनाडु, केरल ये सब जो एरिया है, उसमें जब बोली जाने लगी तो इसको क्या बोलते थे? हम लोग दक्कनी बोलते थे। हकीकत में ये उर्दू ही थी और ये जो रेख्ता है ना, ये भी हकीकत में उर्दू ही थी। उर्दू तो फिलहाल हम उर्दू बोल रहे हैं, है ना? तो दक्कनी जो थी, वो जनूबी हिंदुस्तान में बोली जाती थी और ये इब्तिदाई उर्दू थी। इसी को हम लोग दक्कनी कहते थे, ठीक है? अब उसके बाद आ जाते हैं हिंदवी पर आ जाते हैं। ये पुराने ज़ोन में ये अमीर खुसरू के दौर में, किसके दौर में? अमीर खुसरू। अमीर खुसरू के दौर में इसको हिंदवी बोला जाता था। किसको? जो आज की उर्दू ज़बान है, इसी को क्या बोलते थे? हिंदवी बोलते थे। क्लियर? अब आ जाते हैं गुजरी। गुजरात और दक्कन में उर्दू के लिए इस्तेमाल होता था। जो शुरुआती दौर में उर्दू जिस तरीके से बोली जाती थी, उसी को हम लोग क्या बोलते थे शुरुआती दौर में? गुजरात के एरिया में इसको गुजरी बोला जाता था, ठीक है? और उसके बाद ज़बान देहलवी बोला जाता था। देहली और उसके आस-पास के इलाके में जो महमूद शिरानी बाद में अपना नज़रिया पेश करते हैं, तो ज़बान देहलवी इसको क्या बोलते थे? देहली के इलाके में बोली जाती थी ज़बान देहलवी और ये सब क्या है? सब उर्दू ज़बान की ही बात की जा रही है, ठीक है? अब आ जाते हैं कि उर्दू ज़बान में जो हमारी उर्दू ज़बान कब से हम लोग पढ़ रहे हैं, उर्दू ज़बान में 70% यानी 70% अल्फ़ाज़ फ़ारसी और अरबी के हैं, जबकि 30% अल्फ़ाज़ संस्कृत, तुर्की, पुर्तगाली और दीगर ज़बानों से लिए गए हैं। इसमें हिंदी भी रहेगा और अंग्रेज़ी भी रहेगा, ठीक है? हिंदी भी रहना है और अंग्रेज़ी भी रहना है, ठीक है? अंग्रेज़ी ज़बान और हिंदी ज़बान से भी लिए गए हैं। तो हमने क्या देखा 70% फ़ारसी से हैं और अरबी के हैं। 70% किससे हैं? फ़ारसी के हैं और अरबी के हैं। जबकि 30% में बाकी अदर ज़बानें शामिल हैं। ठीक है? उर्दू और हिंदी का बुनियादी ढाँचा एक जैसा है। अगर हम लोग खड़ी बोली की बात करें, खड़ी बोली, ठीक है? खड़ी बोली की 2 औसाफ हैं। खड़ी बोली की 2 औसाफ। कह सकते हो कि उर्दू एक है और एक हिंदी, ठीक है? एक हिंदी है। अब अगर एक चीज़ से बन रही है, जैसे ये एक एक घर है, एक घर से पार्टीशन हो रहा है ना? ये पार्टीशन हो रहा है। तो घर का हिस्सा आधा कुछ इसमें जाएगा, आधा कुछ इसमें जाएगा, है ना? तो बुनियाद तो सबकी एक ही रहेगी। तो बुनियाद खड़ी बोली है, उर्दू और हिंदी की बुनियाद खड़ी बोली है और इनका स्ट्रक्चर बुनियादी जो ढाँचा है, इनका सेम है। सिर्फ़ इनका रस्मुल ख़त अलग-अलग है। हिंदी किस में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी किस में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है और उर्दू किस में लिखी जाती है? तो नस्तालिक में लिखी जाती है ना? नस्तालिक में लिखी जाती है उर्दू, ठीक है? उर्दू नस्तालिक में लिखी जाती है, क्लियर? तो उर्दू नस्तालिक रस्मुल ख़त में लिखी जाती है और हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, लेकिन दोनों का ढाँचा एक ही है, ठीक है? उर्दू दुनिया की वाहिद ज़बान है जिसमें दो चश्मिया का इस्तेमाल किया जाता है। दो चश्मिया आप जान रहे हैं? हे, दो चश्मिया, ये और फिर बढ़िए हम लोग पढ़ते हैं ना दो चश्मिया। तो दो चश्मिया उर्दू वाहिद ज़बान है जिसमें क्या किया जाता है? दो चश्मिया का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है? तो उर्दू किसका ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। इसके लश्कर होते हैं, खिचड़ी होते हैं, छावनी होते हैं। रेख्ता फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब मिली-जुली ज़बान, बिखरी हुई ज़बान या टूटी-फूटी ज़बान के हैं। दक्कनी शुरुआती दौर में जो उर्दू बोली जाती थी दक्कन के साइड में उसी को उर्दू बोलते थे। हिंदवी अमीर खुसरो के ज़माने में जो पुरानी हिंदुस्तानी ज़बान को जो उर्दू ज़बान थी उसी को हम लोग हिंदवी बोलते हैं। गुजरी यानी शुरुआती दौर में गुजरात और दक्कन में के इलाके में बोली जाती थी उसको गुजरी बोलते थे। ज़बान देहलवी दिल्ली के आस-पास इलाके में बोली जाती थी। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग अपने रस्मुल ख़त पर। यानी रस्मुल ख़त क्या होता है? हर ज़बान को बोलने के लिए आवाज़ों की अलामत होती है और इन्हीं अलामत को जब हम लोग तहरीरी शक्ल में अख्तियार कर देते हैं, तहरीरी शक्ल में पिरो देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? रस्मुल ख़त कहते हैं। ठीक है? तो हर ज़बान क्या होती है? हर ज़बान के बोलने के लिए आवाज़ की अलामत होती है। अलामत जैसे हमने कहा आ, तो इसके लिए कहीं न कहीं हिंदी में आ बना हुआ है, कहीं न कहीं इंग्लिश में ए बना हुआ है, कहीं न कहीं अलिफ बना हुआ है ना? हमने कहा बे, तो बी बना हुआ है इंग्लिश में और बा बना हुआ है हिंदी में। है ना? तो हम जो बा ये बोल रहे हैं ना, इसको जो हमारी हमारी सौत हमारी जो आवाज़ निकल रही है, उसको तहरीरी शक्ल में अगर लाने के लिए हम कुछ चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अलामात का इस्तेमाल करते हैं। इसी अलामात को हम लोग क्या कहते हैं? हर्फ़ कहते हैं। है ना? और हर्फ़ को जब हम लोग तहरीर करते हैं, जब हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ रस्मुल ख़त में लिखेंगे। जैसे अगर हम लोग बा लिखेंगे बा लिखेंगे तो ये देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखेंगे। हम देवनागरी रस्मुल ख़त किससे चलेगी? जैसे हिंदी है हमारी, देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, बाएँ से दाएँ की तरफ लिखी जाती है ना? यानी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है ये।
उसके बाद अगर अंग्रेजी की बात कर ले रहे हैं तो रोमन रस्मुल खत में लिखी जाती है, ये भी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, यानी बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। अगर उर्दू नस्ताली की बात कर ले रहे हैं तो ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जा रही है। दाएं से बाएं तरफ हम लोग लिखेंगे अलिफ बे पे ते, इस तरीके से लिखेंगे, है ना। हम लोग दाएं से बाएं चलेंगे, जबकि हिंदी इधर से चलेगी, ऐसे चलेगी, और उर्दू ऐसे चलेगी, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो उर्दू नस्तालिक में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, और अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। अब निस्बत जदीद उर्दू कंप्यूटराइज सिस्टम में जो इस्तेमाल किया जाता है उर्दू के लिए, वो निस्बत फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है। देवनागरी भारत में कुछ लोग उर्दू हिंदी रस्मुल खत में भी लिखते हैं। रोमन, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है बता दे रहे हैं आपको, ऐसा नॉर्मल नॉर्मल देख ले। जैसे उर्दू, क्या हाल है? क्या हाल है? ये हमने किस में लिखा? तो हमने लिखा है इसको नस्तालिक में लिखा। यहाँ पर नस्तालिक है ना, नस्तालिक में लिखा हुआ है। अब इसी को क्या कर दे रहे हैं यहाँ पर कि क्या हाल है? क्या हाल है? अब ये किस में हो गया? तो ये हमारा देवनागरी में हो गया। अब इसी को क्या हाल है ऐसे लिख देते हैं। क्या हाल है? अब ये किस में हो गया? ये हमारा इंग्लिश वाली में हो जाएगा, ये रोमन रस्मुल खत में हो जाएगा। यानी एक ज़बान को, जैसे उर्दू हो गई तो उर्दू को किसी भी रस्मुल खत में लिखा जा सकता है। हिंदी हो गई, हिंदी को किसी रस्मुल खत में लिखा जा सकता है। ये इंग्लिश हो गई, किसी भी रस्मुल खत में लिखा जा सकता है। क्लियर? ठीक है? अब कुछ अहम पॉइंट हैं, जैसे उर्दू की सबसे लंबी नज़्म, सबसे तवील नज़्म मुसद्दस हाली है, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने रिक्वेस्ट की थी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली से, तो उन्होंने लिखा था। ये इस्लाही शायरी का बेहतरीन नमूना है, और इसमें तकरीबन 4000 अशआर शामिल हैं। ठीक है? 4000 अशआर इसमें लिखे गए हैं, और ये उर्दू की सबसे लंबी नज़्म मानी गई। क्लियर? मुसद्दस हाली। ये कुछ फैक्ट हैं उर्दू के बारे में। अब आ जाते हैं कि उर्दू में सबसे ज़्यादा अल्फ़ाज़ रखने वाला शायर कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ाज़ रखने वाले शायर मीर तकी मीर के दीवान में सबसे ज़्यादा अल्फ़ाज़ पाए जाते हैं। ये उर्दू के सबसे ज़रख़ेज़ शायर माने जाते हैं। मिर्ज़ा ग़ालिब के मुकाबले में मीर के दीवान में 3 गुना ज़्यादा अल्फ़ाज़ मौजूद हैं। यानी मीर तकी मीर ज़्यादा अल्फ़ाज़ इनके पास मौजूद हैं, और इनको सबसे ज़्यादा अल्फ़ाज़ रखने वाला शायर माना जाता है। उर्दू ज़बान का पहला ख़त अगर बात कर ले रहे हैं ख़त की, तो उर्दू का पहला तहरीरी ख़त सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौर में लिखा गया था, जिसे दिल्ली से दक्कन भेजा गया था। ठीक है? उर्दू ज़बान का पहला ख़त कब लिखा गया था? तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौर में लिखा गया था, जिसे दिल्ली से दक्कन भेजा गया था। ठीक है? अब बात कर लेते हैं उर्दू का सबसे कदीम महफूज़ कलाम के बारे में, तो ये ज़ाहिर-सी बात है अमीर खुसरो का होगा। सबसे कदीम उर्दू कलाम अमीर खुसरो के तख़्लीक़ात में मिलता है, जिसमें फ़ारसी, हिंदी और उर्दू के अल्फ़ाज़ इम्तिजाज़ मौजूद हैं। ठीक है? उर्दू की पहली लुग़त किसने लिखी थी? तो उर्दू की सबसे पहली लुग़त ग़ियासुल लुग़ात थी, जिसे मुफ्ती ग़ुलाम सरवर लाहौरी ने 1892 में मुरतब किया था। ठीक है? ये पहली उर्दू की लुग़त तस्लीम की गई है। उर्दू का पहला अख़बार की अगर बात कर ले रहे हैं तो जामे जहाँ नुमा था, जो कि 1822 में शाया किया गया था। क्लियर? ये थोड़ा-थोड़ा सा, अगर आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा-सा आगे बढ़ा लीजिए, और आगे अभी कवायद शुरू हो रही है, वो देख लीजिए। क्यों? ये बात कर रहे हैं क्योंकि ये और डिटेल में पढ़ाएँगे। सिर्फ़ आपकी सोच बना रहे हैं कि ये सब आपको इतना नॉर्मल उर्दू के बारे में पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग उर्दू कवायद पर। कवायद की जमा जो है, कवायद खुद एक जमा है, और किसकी जमा है? तो कायदा की। कायदा, कोई चीज़ कायदे करीदा, हम आपको पता है कि कायदे से बात कीजिए, कायदे से रहिए, तो कायदा क्या है? कायदा एक उसूल होता है। उसूल ज़वाबित को सीखना हमारा कायदा कहलाता है। कोई कानून होता है, कोई रूल होता है, उसी को कायदा बोलते हैं। और कवायद जो होती है, कायदे की जमा होती है। अब देख लेते हैं, किसी भी ज़बान को अच्छी तरह बोलने और लिखने के लिए उस ज़बान के उसूल या कवायदों की पाबंदी बेहद ज़रूरी है, और कायदों की इस पाबंदी को ज़बान के कवायद कहते हैं। सेम चीज़ है हमारा रूल। रूल आप सुने होंगे कानून। क्या सुने होंगे? कानून। अगर आप कानून किसी चीज़ का फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप कायदे को फ़ॉलो कर रहे हैं, उसके उसूल को फ़ॉलो कर रहे हैं। तो उर्दू ज़बान को अगर सीखना है, तो उर्दू ज़बान के कायदे को फ़ॉलो करना होगा, और कायदे की जमा क्या होगी? कवायद रहेगी। यानी डायरेक्टली उर्दू ज़बान के कवायद को फ़ॉलो करना होगा। वरना आपसे पूछा जाएगा कि क्या हाल है? हमने पूछा, क्या हाल है? हमने ऐसा नॉर्मल पूछ लिया, क्या हाल है? तो आप कहेंगे, हाल है क्या? हाल है क्या? बात तो एक ही आ रही है, लेकिन आपने सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं किया है, सही कवायद का सही इस्तेमाल नहीं किया है। क्या को पहले लगाना है, हाल को बीच में लगाना है को बाद में लगाना है। आप हाल को पहले लगा दे रहे हैं, है को बीच में लगा दे रहे हैं, और क्या को बाद में लगा रहे हैं। ये क्या है? तो किसी भी चीज़ को
किसी भी चीज़ को, अगर हम किसी भी ज़बान को सीखना चाहते हैं, तो उसके कवायद को, उसके ग्रामर को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तभी हम ज़बान को सीख सकते हैं, वरना हम यही बोलेंगे कि हाउ आर यू? हम बोल रहे हैं हाउ आर यू, और यही चीज़ अगर आपको बोलना है तो यू आर हाउ, आप ये बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सही ग्रामर का पता नहीं है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ना? तो उर्दू कवायद, उर्दू ज़बान को सीखने के लिए, उर्दू ज़बान को जानने के लिए उर्दू कवायद का सीखना बेहद ज़रूरी है, और इसी के सीखने के रूल को हम लोग क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। अब उर्दू कवायद के जो माहिरीन थे ना, माहिरीन ने 5 हिस्सों में तक़सीम किया है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दें, कहीं-कहीं इसको 3 हिस्सों में माना गया है, और वो कौन-कौन से हिस्से हैं? पहले 5 हिस्से को देख लेते हैं। इल्म हिज्जा हो जाएगा, इल्म सर्फ़ हो जाएगा, इल्म नहव हो जाएगा, इल्म बयान हो जाएगा, और इल्म उरूज़ हो जाएगा। अब इल्म बयान और इल्म उरूज़, इसको कुछ लोग अलग मानते हैं, तो इसको हम लोग काट देते हैं। ये 3 चीज़ मानते हैं। यानी उर्दू कवायद को 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव। लेकिन कुछ लोगों का मानना है इल्म बयान भी है और इल्म उरूज़ भी है। तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से जा सकते हैं। अगर 5 दिया गया है तो आप 5 के साथ जाइए, अगर 5 नहीं दिया गया है तो आप बैठ मत जाइए, 3 के साथ आप जा सकते हैं। इल्म हिज्जा हो जाएगा, फिर इल्म सर्फ़ हो जाएगा, और इल्म नहव हो जाएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं कि 5 हिस्सों में इसको तक़सीम किया गया है, तो इल्म हिज्जा को हम लोग देख लेते हैं। इल्म हिज्जा के मानी हरूफ को अलग-अलग करके उनके हिज्जे करने की वाक़फ़ियत से है। हरूफ हिज्जा वो हैं जिनसे कोई ज़बान बनती है। इन हरूफ की हरूफ तहज्जी भी कहा जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? अबजद या हरूफ अबजद, जिसको अल्फ़ाबेट कहते हैं, इसी को कहा जाता है। हरूफ तहज्जी आखिर होती क्या है? हरूफ तहज्जी मतलब होता है अलिफ, बे, पे, ते, टे से जो ये, बड़िए, हमज़ा, लाम अलिफ, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब के सब क्या हो जाएँगे? हमारे हरूफ तहज्जी हो जाएँगी। यानी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट जैसे ए टू ज़ेड है ना, ए से लेकर ज़ेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, है ना? ये सब जो भी है, ये सब के सब क्या है? हमारे अल्फ़ाबेट हैं। वही होता है अबजद, वही होता है हरूफ तहज्जी। क्लियर? अब देख लेते हैं कि हरूफ तहज्जी की भी किस्में होती हैं। बनावट के एतबार से हरूफ तहज्जी की 2 किस्में हैं, हरूफ मुफ़रद और हरूफ मुरक्कब। अब यही चीज़ अगर आगे चल के जब ज़माने के एतबार से बात करेंगे तो इसका अलग हो जाएगा, ठीक है? बनावट के एतबार से हरूफ तहज्जी मुफ़रद, और तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से ये बनावट के एतबार से है, और दूसरा जो रहेगा हरूफ शमसी और हरूफ कमरी रहेगा, वो तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से रहेगा, ठीक है? तो ये हमारा हरूफ मुफ़रद और हरूफ मुरक्कब को इल्म हिज्जा इल्म हिज्जा के पार्ट हैं, हरूफ मुफ़रद और इल्म हिज्जा का पार्ट है हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी के 2 पार्ट होते हैं, हरूफ मुफ़रद और हरूफ मुरक्कब। एक-एक करके इनको देख लेते हैं। तो हरूफ मुफ़रद, इन हरूफ की तादाद कुल 36-37 है। अलिफ बे से शुरू होकर ये बड़िए, ये और बड़िए पर आकर ख़त्म होते हैं। इनकी तादाद कुल 36 और 37 होती है। अब देखो, कुछ लोग लाम अलिफ लाम अलिफ को क्या करते हैं? नहीं मानते हैं। कुछ लोग लाम अलिफ, हमज़ा, ऐसे ऐसे कुछ, जैसे देखो हमारी जो उर्दू ज़बान है ना, हमारी उर्दू ज़बान सिर्फ़ एक ज़बान से नहीं बनी हुई है। सिर्फ़ ऐसा डायरेक्ट एक ज़बान से नहीं बनी हुई है, बल्कि ये हिंदी से भी बनी हुई है, ये अंग्रेज़ी से भी बनी हुई है मिलकर, है ना? ये बहुत सी ज़बान से मिलकर बनी हुई है। जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से इसमें बहुत सी ज़बान के असरात पाए जाते हैं, और उसमें कुछ हर्फ़ ऐसे हैं जिसको माहिरीन ने कबूल कर लिया है कि हाँ, ये उर्दू में है। कुछ लोगों उसको हर्फ़ मानना ही नहीं चाहते। जैसे लाम अलिफ़ है, लाम अलिफ़ को बहुत लोग हर्फ़ नहीं मानते हैं। हमज़ा हो गया, कुछ लोग इसको हर्फ़ मानते हैं, कुछ लोग हर्फ़ नहीं मानते हैं। तो इसी वजह से जो लोग मानते हैं उनके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा, जो लोग नहीं मानते उसके हिसाब से 36 हो जाएगा। क्लियर? अब देख लेते हैं हरूफ़ मुरक्कब। इनको हरूफ़ की तादाद 14 से 15 होती है। इसमें भी होता है, इसमें भी 14 से 15, कुछ लोग इसको 14 मानते हैं, कुछ लोग इसको 15 मानते हैं, जो हस्ब ज़ेल है यहाँ पर आ, भा, फा, था। ये देखो, इसमें क्या होता है? इसमें 2 हर्फ़ मिलकर बनते हैं। एक दो चश्मिया, जो शुरुआत हम लोग पढ़े थे, उर्दू वाहिद ज़बान ऐसी है जिसमें 2 चश्मिया का इस्तेमाल किया जाता है। अब दो चश्मिया ये हमारी हो जाएगी, तो दो चश्मिया और एक हर्फ, जैसे दाल हो गया, दाल और दो चश्मे मिलकर क्या बन गया? धा बन गया, ठा बन गया, ढ़ा बन गया, खा बन गया, घा बन गया, लह बन गया, मह बन गया। ये सब क्या हो जाएंगे? ये हरूफ मुरक्कब में आएंगे। कुछ लोग इसकी तादाद 14 मानते हैं, कुछ लोग 15 मानते हैं। अब यहीं पर एक चीज बता दीजिए कि अगर कोई लोग इसको 36 मान रहे हैं, इसको 14 मान रहे हैं, तो उनके हिसाब से क्या हो जाएगा? ये 50 ज़बान हो जाएगी, 50 अल्फाज हो जाएंगे, कुल 50 हर्फ हो जाएंगे हमारी उर्दू ज़बान में, है ना? अगर कुछ लोग 36 मान रहे हैं और इसको कुछ लोग 15 मान रहे हैं, तो किसका कितना हो जाएगा? फिर 51 हो जाएगा। और कुछ लोग 37 मान रहे हैं और कुछ लोग और यही लोग 15 इसको मान रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 52
2 हो जाएगा। तो उर्दू ज़बान में को लेकर कितने हर्फ इसमें हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। कब? जब 50, 51 और 52 तीनों दिया रहता है। तो ऑप्शन अगर 51, 52 भी दिया रहेगा और 50 भी दिया रहेगा, तो आप 52 के साथ जाइएगा। वरना 51, 52, 50 अगर दो कोई दिया रहेगा, तो इसमें से एक वाला ऑप्शन सही रहेगा, जिसको ज़्यादातर ये माना जाता है कि 52 वाला सही माना जाता है ना? अगर तीनों दिया रहेगा, वरना तीनों में से एक दिया रहेगा, आप किसी एक के साथ, अगर 50 दिया है 50 के साथ जाइए, 51 दिया है 51 के साथ जाइए, 52 दिया है 52 के साथ जाइए, ठीक है? अब देख लेते हैं कि ये जो हमारा आ, भा, फा, था ये बना हुआ है ना, इसको हिक़ारी हुरूफ भी कहते हैं, इसको हक़ारी हुरूफ भी कहा जाता है, ठीक है? इस तरह मुफ़रद और मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, 51 हो जाएगी और 52 हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? अब आ जाते हैं, जैसे हम लोग वावेल्स सुने हैं, वावेल्स, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स है ना, कॉन्सोनेंट्स और वावेल्स, तो ये इंग्लिश ज़बान में होती है। ठीक उसी तरीके से हरूफ इल्लत किस में बोलते हैं? उर्दू ज़बान में बोलते हैं। हरूफ इल्लत एक चीज़ बोलते हैं और हरूफ सही एक चीज़ बोलते हैं। सही यानी कॉन्सोनेंट्स, इल्लत यानी वावेल्स। अब देख लेते हैं हरूफ इल्लत कौन-कौन से हैं, यानी उर्दू में वावेल्स कौन-कौन सी हैं? तो अलिफ, वाव और ये। अलिफ, वाव और ये 3 ऐसी हर्फ हैं, 3 ऐसे हर्फ हैं जो कि उर्दू में हुरूफ़ इल्लत कहा जाता है इनको, और इंग्लिश की अगर बात कर ले रहे हैं तो अलिफ, वाव, ये हमारे वावेल्स हो जाएँगे। और इसके अलावा बे, पे, ते, जीम, चे ये सब क्या हो जाएँगे? ये सब के सब हमारे क्या हो जाएँगे? तो हुरूफ़ सही हो जाएगा। यानी अलिफ, वाव, ये के अलावा जो भी हर्फ पाए जाते हैं उर्दू ज़बान में, सब के सब क्या हो जाएँगे? हुरूफ़ सही हो जाएँगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। उर्दू कई ज़बानों से मिलकर बनी हुई है, तो इसमें हर ज़बान के हुरूफ भी मौजूद हैं, शुरुआत में ही आपको बता दिया गया था। अब देख लेते हैं कि कुछ ऐसी ज़बान जो डायरेक्ट आए हुए हैं, यानी जैसे अरबी से कितने हर्फ आए हुए हैं, फ़ारसी से कितने हर्फ आए हुए हैं, हिंदी से कितने हर्फ आए हुए हैं, सबके बारे में आज बात करेंगे। तो अरबी की बात कर ले रहे हैं, तो अरबी हुरूफ की, तो उर्दू ज़बान में खालिस अरबी हुरूफ यानी प्योर अरबी हुरूफ जो आए हुए हैं, उनकी तादाद कुल मिलाकर 10 है। जो लिखे हुए हैं से, हे, स्वाद, ज़्वाद, तो, ज़ो, ऐन, गैन, क़ाफ़ और हमज़ा, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब ये चीज़ क्यों याद करना पड़ेगा? देखो यूपी के लिए अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी टीजीटी के लिए आज वाली जो क्लास है, ये इसकी फ़ेवरेट टॉपिक है। यानी ये सब कोई पढ़ता नहीं है, ये सब सोचते हैं कि ये सब हलवा है, ये सब हम लोग जान रहे हैं, ये सब पढ़ते नहीं है, और एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन उठाता है और 1-2 नंबर छूट ही जाता है, क्योंकि इसको ज़्यादा लोग पढ़कर जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एकदम बेसिक है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना ज़रूर है कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर्फ से बन सकता है ना? हर्फ से या बेसिक ग्रामर से बन सकता है। या ये कौन से हर्फ कहाँ से लिए गए हैं, इसमें ज़रूर ही पूछा जाएगा। जैसे ये पूछ लेगा कि स्वाद कौन-सी ज़बान का लफ्ज़ है? तो कौन-सी ज़बान का हर्फ है? तो स्वाद अरबी ज़बान का हर्फ है ना? ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, जो हर्फ हैं किस ज़बान से आए हुए हैं, क्योंकि 1 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद बात कर ले रहे हैं फ़ारसी की। फ़ारसी उर्दू ज़बान में ख़ालिस फ़ारसी हुरूफ़ की कुल तादाद कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको पचज़क से याद कर लेंगे, पचज़क से याद कर लेंगे। पे और चे और ये 3 नुक्ते वाला ज़े रहेगा और गाफ़ रहेगा, पचज़क, ठीक है? ये पचज़क, पे, चे और ज़े और गाफ़ ये पूरी तरीके से कहाँ के हुरूफ़ हैं? पूरी तरीके से ये फ़ारसी हुरूफ़ हैं। लेकिन ये किस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं? तो ये हमारी उर्दू ज़बान में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है? और से, हे, स्वाद, ज़्वाद, तो, ज़ो, ऐन, गैन, क़ाफ़ और हमज़ा ये किसमें हैं? तो ये अरबी ज़बान के हुरूफ़ हैं और इस्तेमाल उर्दू ज़बान में किए जा रहे हैं, है ना? फ़ारसी हुरूफ़ 4 हैं। कौन-कौन? पचज़क। अब पचज़क क्यों याद कराए हैं? अभी देखना इसका और काम कहाँ से आएगा। तो हिंदी हुरूफ़ उर्दू ज़बान में ख़ालिस हिंदी हुरूफ़ की कुल तादाद कितनी है? 17 है। टे और डाल, टे और डाल, टा और डाल, है ना? ये आपने पढ़ा होगा टा, टे और डाल, ये पढ़ा होगा। ये टे हो गया और ये डाल हो गया। और मज़कूरा 15, और मज़कूरा 15 कौन-सी है? आ जाते हैं हम लोग मज़कूरा 15 पे। मज़कूरा 15 यहाँ पर जब हम लोग देखे थे कि यहाँ पर अ, कहाँ गया? हुँ, मज़कूरा 15 यानी ये वाले हरूफ जिद्दोशश्मियत से मिलकर बने हुए हैं, जिसको हम लोग हुरूफ़ मुरक्कब कहते हैं या हुरूफ़ हक़ारी भी कहते हैं। इनको ये डायरेक्ट किससे लिए गए हैं? तो डायरेक्ट हमारे हिंदी से लिए गए हैं, ठीक है? उर्दू ज़बान में हिंदी से लिए गए हैं। और इसके साथ-साथ और कौन से हैं? तो ये डाल हो जाएगी और ये
टे हो जाएगा। ये 2 हरूफ और ये 15। अब ये जिसको जो लोग इसको 14 मानते हैं, उनके हिसाब से हिंदी से हरूफ कितने लिए गए हैं? 16 हो जाएँगे। जो इसको 15 मानते हैं, उनके हिसाब से ये कितने हो जाएँगे? 17 हरूफ हो जाएँगे। ठीक है? क्लियर है? आपको ये चीज़ समझ में आ गया? तो हमारे जो हिंदी से लिए गए हैं, हिंदी से 17 ये 16 हरूफ लिए गए हैं, जो कि टे और डाल ये 2 हैं, बाकी मज़कूरा 15 जो हरूफ-ए-हक़ारी हमारा या फिर हरूफ-ए-मुरक्कब है, वो हो जाएगा। ठीक है? अब कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ हैं, कुछ ऐसे भी हर्फ़ हैं, जो कि ना जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं, साथ में फ़ारसी में भी इस्तेमाल होते हैं। यानी दोनों ज़बानों में मुस्तामिल हुरूफ़, दोनों ज़बान में इस्तेमाल होने वाले हुरूफ़। जैसे दाल हो गया, रे हो गया, खे हो गया, ऐन हो गया। ये आपको अरबी ज़बान में भी देखने को मिलेगा, ये आपको फ़ारसी ज़बान में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ फ़ारसी और हिंदी में भी कुछ ऐसे हर्फ़ हैं, जो कि साथ में इस्तेमाल होते हैं। अभी आपको याद कराए थे पचज़ग, अभी आपको याद कराया गया था पचज़ग, अब ज़े को ख़त्म कर दो। ज़े को ख़त्म कर दो, पचग, पचग, ठीक है? अब ये आपको हिंदी और फ़ारसी का याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि पचज़ग आपने याद कर लिया था, उर्दू ज़बान में फ़ारसी से आए हुए हैं। अब ज़े को ख़त्म कर दोगे तो हिंदी और फ़ारसी दोनों ज़बान में क्या हो जाएँगे, इस्तेमाल होने वाले हरूफ़ अगर पूछ लेगा हिंदी और फ़ारसी तो पचग हो जाएगा, है ना? पचज़ग फ़ारसी से हिंदी में आया हुआ है, पचग फ़ारसी और हिंदी दोनों ज़बान में इस्तेमाल हो रहे हैं। क्लियर? तो ये 2 चीज़ आपको याद हो गया। टे और डाल और मज़कूरा 15 जो अब आ, भा, था ये सब के करके जो रहेगा वो हिंदी हरूफ रहेगा। फ़ारसी हरूफ आपको याद हो गया, अरबी हरूफ सिर्फ़ आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना फिर आपको ये दोनों तीनों चीज़ याद हो गई है ना? तो इतनी नॉर्मल सी बात है, अगर आपको नौकरी पाना है तो इतनी तो मेहनत आप कर ही सकते हैं। तो अरबी हरूफ ज़रूर याद कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग और नोट्स की बात कर रहे हैं। नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप कहीं से भी जॉइन कर सकते हैं। हर जगह आपको फ्री मिल जाएगी, एक भी पैसा इसके लिए नहीं लिया जा रहा है आप लोगों से लिए। तो अब आ जाते हैं इक़्साम अलिफ। अब जो हर्फ़ है ना, हर्फ़ की भी कुछ किस्में होती हैं, हर्फ़ की भी कुछ किस्में होती हैं। सबसे पहले नंबर पर देख लेते हैं अलिफ को, तो अलिफ की कौन-सी किस्में होती हैं और कितनी किस्में होती हैं? तो अलिफ की भाई 2 किस्में होती हैं, कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में होती हैं। अलिफ ममदूदा होती है और अलिफ मक़सूरा होती है। आप सोच रहे हैं कि ये सब क्या पढ़ाया जा रहा है? ये सब से क्वेश्चन बनते हैं, हकीकत मानिए ये सब से क्वेश्चन बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये एकदम नॉर्मल चीज़ है और यूपी के लिए तो ये फ़ेवरेट है। यूपी अगर आप टी यूपी की टीजीटी, पीजीटी को उठाकर देख लीजिए, ये फ़ेवरेट टॉपिक है यूपी के एग्ज़ामिनर का। यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना? तो इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। एक क्लास में ये सब चीज़ें कल खत्म हो जाएँगी और उसके बाद कल से कलमा और उसकी किस्मों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना? तो आज देख लेते हैं अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा को। तो जो अलिफ खींच कर पढ़ी जाती है उसे किस क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा कहते हैं। अभी ये क्या है? खींच कर जैसे आम, आज, आप, आईना, आस्ताना, है ना? ये हम खींच कर पढ़े हुए हैं अलिफ को। क्यों? आम, अगर आप पढ़ा जाए आज, आप, आईना, नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके तलफ़्फ़ुज़ के प्रोनंसिएशन यानी तलफ़्फ़ुज़ का अदायगी जो रहेगी, वो वैसे ही है। अलिफ ममदूदा जो हम लोग उर्दू ज़बान में खींच कर पढ़ते हैं, जैसे आम हो गया, आज हो गया, ये सब के सब क्या हो जाएँगे? ये सब के सब हमारे क्या हो जाएँगे? ये हमारे ममदूदा में आते हैं। वहीं पर अगर मक़सूरा की बात कर ले रहे हैं, तो जो अलिफ खींच कर ना पढ़ी जाती हो, उसे अलिफ मक़सूरा कहते हैं। जैसे अज़ान, अनार, अंबिया, अनजाना, है ना? ये सब के सब क्या है? इसमें अनजाना, अनार, अंबिया ये जल्दी-जल्दी अलिफ को हम लोग ख़त्म कर दे रहे हैं। यहाँ पर आम, आज, आप, आईना ये तेज़ से अलिफ को 2 बार समझ लो पढ़ रहे हैं, ठहरा-ठहरा कर पढ़ रहे हैं। इसमें ठहरा नहीं रहे हैं, अज़ान, अंबिया, अनार ये सब में हम लोग ठहरा नहीं रहे हैं। तो ममदूदा यानी ठहराया जाए, खिंचाव, मकसूरा यानी कम ठहराया जाए या फिर जल्दी-जल्दी पढ़ दिया जाए। क्लियर? तो अलिफ की 2 किस्में होती हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। ममदूदा यानी खींचकर पढ़ी जाए, मकसूरा यानी खींचकर नहीं पढ़ी जाए। अब आ जाते हैं इक़्साम नून, यानी नून की किस्में पर। नून ज़ाहिरा और नून गुन्ना। जो नून साफ-साफ पढ़ा जाता है, उसे नून ज़ाहिरा कहते हैं, जैसे जान, कान, शान, मकान, है ना? ये सब के सब क्या हो जाएँगे? ये सब के सब हमारे नून ज़ाहिरा यानी डायरेक्ट सीधा-सीधा दिख रहा है, पढ़ा जा रहा है। नून गुन्ना जो हम नाक में पढ़ते हैं, आपने सुना होगा जैसे कहाँ, जहाँ, यहाँ। अब यहाँ पर कहान, जहान, यहान ऐसा तो नहीं पढ़ोगे ना? क्यों? क्योंकि ये नुगुन्ना में लिखा हुआ है। जान, जाँ, काँ, शाँ, मकाँ ऐसा नहीं पढ़ सकते, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों को ज़ाहिर करना है नून को और यहाँ पर नून गुन्ना नाक में हमको पढ़ा जाता है। तो नून ज़ाहिरा यानी जो ज़ाहिर हो जाए, नून गुन्ना यानी जो हमारी नाक में पढ़ा जाए। वहीं पर अलिफ ममदूदा जो खींच कर पढ़ा जाए, अलिफ मकसूदा जो खींच कर नहीं पढ़ा जाए। अब आ जाते हैं हम लोग वाव की किस्मों पर। वाव मारूफ, वाव की 3 किस्में होती हैं। अभी तक हमने नून की 2 किस्में देखी है, नून ज़ाहिरा, नून गुन्ना और अलिफ की 2 किस्में देखी, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा
और उसके साथ-साथ वाव की 3 किस्में होती हैं। वाव की कितनी किस्में होती हैं? तो वाव की 3 किस्में होती हैं। वाव मारूफ देख लेते हैं, जिस वाव के पहले पेश हो और उसे खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे नूर हो गया, खूब हो गया, खून हो गया, ये सब के सब क्या हो जाएँगे? ये सब के सब हमारे ऐसे हर्फ हो जाएँगे, ऐसे अल्फ़ाज़ हो जाएँगे जिसमें वाव मारूफ का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी जैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे नूर, खूब, खून, है ना? नूर, खूब, खून ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना, क्यों? क्योंकि इसको खींच कर पढ़ा जा रहा है। तो खींच कर जहाँ पढ़ेंगे हम लोग वाव मारूफ कहते हैं। यहाँ पर क्या जो खींच कर पढ़ेंगे वाव ममदूदा कहते हैं, ठीक है? खींच कर पढ़ेंगे वाव मारूफ कहते हैं। अब इसको किस तरीके से ध्यान देना है? इसको इस तरीके से ध्यान देना है कि हमारा जो हमारा अल्फ़ाज़ है ना अल्फ़ाज़ में जो हर्फ है हमारा वाव, उससे पहले वाला जो हर्फ रहेगा जैसे नू है, नो पर पेश रहेगा। अब इसको मिलाकर खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है? नूर। इस तरीके से यानी हमारे वाव से पहले पेश होना लाज़मी है, तब जाकर हम इसको खींच कर पढ़ेंगे, तब जाकर ये हमारा क्या हो जाएगा वाव मारूफ होगा। अब देख लेते हैं वाव मजहूल को देख लेते हैं दूसरे नंबर पर, जिस वाव के पहले पेश हो और उसे खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे ज़ोर, शोर, ये क्या है? ज़ोर, शोर। हम ये नहीं कहते ज़ोर, शोर ये नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वाव को खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन वाव से पहले ज़े लिखा हुआ है और ज़े पर भी पेश है। इसके पहले पेश होगा लेकिन इसको खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये वाव मजहूल हो जाएगा और वाव मारूफ जिसके पहले पेश होगा और खींच कर पढ़ा जाएगा, उसको वाव मारूफ कहते हैं। जिसके पहले पेश होगा, खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा, उसको मजहूल कहते हैं। वाव मादूला भाई इसमें वाव ही गायब हो जाता है। जिस वाव को लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, उसको वाव मादूला कहते हैं। जैसे खुद, ख्वाब, ख्वाहिश लिखे क्या हुए हैं? खुद, ख्वाब, ख्वाहिश ये लिखा गया है। लेकिन पढ़ा क्या जाता है? खुद, ख्वाब, ख्वाहिश। वाव को लिखा जाता है लेकिन इसमें पढ़ा नहीं जाता है। तो वाव मारूफ जो खींच कर पढ़ा जाए, वाव मजहूल जो खींच कर ना पढ़ा जाए, वाव मादूला जो पढ़ा ही ना जाए। क्लियर? तो वाव की 3 किस्में होती हैं, क्लियर हो गई। अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा 2 किस्में होती हैं अलिफ की, नून ज़ाहिरा, नून गुन्ना 2 किस्में होती हैं नून की और वाव मादुल्ला, वाव मजहूल और वाव मारूफ ये 3 किस्में होती हैं वाव की। अब आ जाते हैं हम लोग हा की, जो हम लोग हे देखते हैं लटका हुआ है ना? हे की किस्में होती हैं। हे की 2 किस्में होती हैं हाय मलफूज़ी और हाय मुख्तफ़ी। वो हा जो तलफ़्फ़ुज़ में आती है जैसे कोह, राह, स्याह यानी जो सीधे-सीधे लिखी जाती है और सीधे-सीधे उसको पढ़ लेते हैं हम लोग, जो पढ़ लेते हैं, जो तलफ़्फ़ुज़ में आ जाती है। उसको मलफूज़ी बोलते हैं। मलफूज़ी यानी तलफ़्फ़ुज़ से याद कर लीजिए मलफूज़ी। तलफ़्फ़ुज़ में जो चीज़ें आ जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हाय मलफूज़ी बोलते हैं। वहीं पर कुछ ऐसी भी हा होती हैं जो हम लोग लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं भाई। जैसे हम लोग परवाना लिख दिए, हम लोग सुल्ताना लिख दिए, सुल्ताना हम लोग ये कहें सुल्तानह, परवानह नहीं, हे को नहीं पढ़े हुए हैं, हे को नहीं पढ़े हुए हैं, तो हाय मुख्तफ़ी आ जाएगा। हाय मुख्तफ़ी यानी हम लोग हा को लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, जैसे परवाना हो गया, सुल्ताना हो गया और हाय मलफूज़ी जो हा लिखी जाती है लेकिन पढ़ी क्लियर पढ़ी जाती है और जो हा लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती है उसको मुख्तफ़ी कहते हैं, जो लिखी जाती है, पढ़ी जाती है उसको हाय मलफूज़ी कहते हैं। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं हम लोग इकसामे या पर, याए यानी जो हमारी ईए जिसको हम लोग बोलते हैं ईए, जो ईए है उसकी भी किस्में होती हैं और उसकी 2 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी? तो मारूफ आपने याद किया था वाव वाले में, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला, है ना? तो यही याए मारूफ और याए मजहूल सेम चीज़ है। जो या खूब खींच कर पढ़ी जाएगी उसे याए मारूफ कहते हैं। जैसे वज़ीर, असीर, अमीर, है ना? हमने ये कहा। याए मजहूल जो या खूब खींचकर नहीं पढ़ी जाती है, जैसे शेर, दिलेर ऐसा नहीं पढ़ेंगे, शेर, दिलेर, वज़ीर, असीर, अमीर ये नहीं कहेंगे अमीर, असीर, वज़ीर नहीं, शेर, दिलेर ऐसे बोलेंगे। तो याए मजहूल जो खींचकर नहीं पढ़ी जाती है और याए मारूफ जो खींचकर पढ़ी जाती है। तो हम लोगों ने जो हर्फ की किस्में होती हैं, जैसे अलिफ की किस्म थी वो अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, इसको देखा ममदूदा खींचकर पढ़ी जाएगी, मकसूरा खींचकर नहीं पढ़ी जाएगी, नून ज़ाहिरा, नून गुन्ना, नून पढ़ा जाएगा, नून गुन्ना नाक में पढ़ा जाएगा, मारूफ जो खींचकर पढ़ा जाएगा, मजहूल जो खींचकर नहीं पढ़ा जाएगा, मादूला जो वाव वाव पढ़ा ही नहीं जाएगा, हाय मलफूज़ी जो खींचकर जो पढ़ी जाएगी, हाय मुख्तफ़ी जो नहीं पढ़ी जाएगी, या मारूफ जो खींचकर पढ़ी जाएगी, या मजहूल जो कि नहीं पढ़ी जाएगी खींचकर। क्लियर? अब हम लोग आ जाते हैं हमारे अगले नंबर पर कि
इनके अलावा अभी आपको बताए थे कि अगर आप बात कर ले रहे हैं तो किस्मों की जो हम अभी इकसाम आपको पढ़ाया जा रहा है, इस इकसाम ये जो हरूफ मुफरद और हरूफ मुरक्कब जो हर्फ की किस्म बताई गई हैं कि हरूफ तहज्जी की दो किस्में होती हैं, कौन कौन सी हरूफ मुफरद होती है और हरूफ मुरक्कब होती है, ये बनावट के लिहाज से होती है। अगर हम इसको तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से बात कर ले रहे हैं तो तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से भी इसकी दो किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से इनकी 2 किस्में होती हैं। पहले नंबर पर आपकी आ जानी है, पहले नंबर पर आ जाएगी कि हरूफ़ शमसी और हरूफ़ कमरी। कौन-कौन सी हो जाएगी? तो हरूफ़ शमसी हो जाएगी और हरूफ़ कमरी हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि हरूफ़ शमसी और हरूफ़ कमरी होती है। जैसे अलिफ लाम देखें, अलिफ लाम जिसमें जिस हरूफ़ में अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता है, उसे हरूफ़ शमसी कहते हैं। जैसे नूरुद्दीन, इसमें लाम लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, है ना? नूरुद्दीन, इमादुद्दीन, अब इसमें नूरुद्दीन में अलिफ लाम लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। इमादुद्दीन में अलिफ लाम लिखा गया है लेकिन लाम पढ़ा नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा? शमसी हो जाएगा। इसकी कुल तादाद कितनी है? 14। इसकी कुल तादाद कितनी है? तो 14 है। इसमें ते हो गया, से हो गया, दाल, ज़ाल, रे, ज़े, शीन, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तो, ज़ो, लाम और नून। ये 14 हरूफ हैं जो कि हरूफ शमसी से ताल्लुक़ रखते हुए हैं और इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है? इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। हरूफ कमरी जिस हरूफ में अलिफ लाम पढ़ा जाता है उसे हरूफ कमरी कहते हैं। अभी याद करने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सब याद करने की ज़रूरत है, इसको रटना पड़ेगा आप लोगों को। जिस जगह समझने की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको बताया जाएगा कि कहाँ से आप इसको समझ कर पढ़ सकते हैं। इसको आप समझ कर क्या पढ़ेंगे? आप कन्फ्यूज़ रहेंगे समझने में। अगर आप कोई चीज़ ऐसा बना ले रहे हैं इसको, तो आप बना लीजिए, कोई कोड बना ले रहे हैं, आपको याद हो जाएगा, है ना? लेकिन रटना तो पड़ेगा इसको, ठीक है? अब आ जाते हैं हरूफ कमरी पर। जिस हरूफ में अलिफ लाम अल नहीं पढ़ा जाता है, उसे हरूफ कमरी कहते हैं। जैसे अब्दुल कलाम, अब्दुल करीम इसमें पढ़ा जाता है अब्दुल कलाम, अलिफ लाम यानी लाम पढ़ा गया, अब्दुल दाल और लाम को मिला दिया जाता है, दाल और लाम को मिला दिया जाता है, अब्दुल करीम, है ना? तो हरूफ कमरी जिसमें लाम पढ़ा जाता है, हरूफ शमसी जिसमें लाम नहीं पढ़ा जाता है। क्लियर? अब इसकी कुल तादाद कितनी है? 13 भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग 14 भी मानते हैं। बे, जीम, हे, खे, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, हे, हमज़ा, ये। अब इसी में वही वाले जो आपको बताए थे कि जो हमज़ा और लाम अलिफ वाला मैटर हो जाता है, उसकी वजह से कुछ लोग 50 मानते हैं इसकी तादाद, कुछ लोग 51 मानते हैं, कुछ लोग 52 मानते हैं, है ना? ये बताए थे हरूफ ताजी की तादाद किस वजह से इस तरीके से, है ना? तो इसमें भी हरूफ कमरी में जो हमज़ा आ जा रहा है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से हरूफ कमरे की तादाद 13 और 14 है, हरूफ शामसन की तादाद कन्फर्म है 14 ही होती है। क्लियर? अब देख लेते हैं कि और कुछ चीज़ें। इन्हीं इन्हीं मुफ़रद और मुरक्कब हरूफ के ज़रिए उर्दू ज़बान की तहरीरी शक्ल अख्तियार की है। उर्दू ज़बान ने तहरीरी शक्ल किसके ज़रिए इस्तेमाल की है? भई यही सब तो हर्फ़ हैं, यही सब तो हरूफ मिलकर उर्दू ज़बान बनाए हुए हैं, है ना? तो लफ्ज़ को सही तौर पर इस्तेमाल करने यानी सही तौर से अदा करने को तलफ़्फ़ुज़ कहा जाता है। तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है? अगर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जीम, आप पढ़ रहे हैं ज़ीम, हमने लिखा है ज़्वाद, आप पढ़ रहे हैं ज्वाद, हमने लिखा है हमने लिखा है सीन, आप पढ़ रहे हैं शीन, ये गलत तो पढ़ रहे हैं ना? तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी बेहद ज़रूरी है और तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए हम लोगों को एराब का जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिस तरीके से हमने हर्फ़ जाना, इस तरीके से हमने हर्फ़ जाना, हर्फ़ की किस्में जानी, हरूफ़ तहज्जी जाने, अबजद क्या होता है वो जाने, हरूफ़ शमसी और हरूफ़ कमरी जाने। उसी तरीके से अगर ये सब चीज़ हमको पढ़ना है ना भाई, ये सब चीज़ अगर हम लोगों को पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए एराब का जानना ज़रूरी हो जाएगा। तो एराब पर हम लोग आ जाते हैं। एराब कुल मिलाकर 8 एराब होते हैं। लफ्ज़ एराब के लग़वी मानी घोड़ा दौड़ाना या तेज़ करना होता है और इसको हरकत व सकनात भी बोला जाता है। ठीक है? ये इसकी कुल तादाद कितनी होती है? 8 होती है। कौन-कौन सी होती है? फ़तहा होती है, कसरा होती है, ज़म्मा होती है, सुकून होता है, तशदीद होती है, तनवीन, वक़्फ़ और मद। 8 तरह के होते हैं, 8 तरह के। अभी ये अगर आपको नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं। फ़तहा, सबसे पहले देख लेते हैं किसको? तो फ़तहा को देख लेते हैं। इसकी अलामत देखो इस तरीके से होती है। इसको ज़बर भी कहते हैं। अब समझ में आ गया? ज़बर आप लोग पढ़े होंगे, अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, ते ज़बर ता, है ना? वही वाला। उसी को फ़तहा बोलते हैं, खाली लफ्ज़ का खेल है, अल्फ़ाज़ का खेल है बस, है ना? तो फ़तहा सेम लफ्ज़ ज़बर, सेम लफ्ज़ ज़बर को क्या कहते हैं हम लोग? फ़तहा कहते हैं। तो ज़बर की आप निशान जान रहे हैं किस तरीके से अलामत होती है इसकी, है ना? तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बे ज़बर बा, पे ज़बर
ता, दाल ज़बर दा, जीम ज़बर जा, ये सब क्या है? ये ज़बर लगा हुआ है, तो इसी को फ़तह बोलते हैं। और जिस हर्फ पर फ़तह लगा होता है, उसको मफ़तूह कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मफ़तूह कहते हैं। और ज़बर का इस्तेमाल हमेशा हुरूफ़ के ऊपर होता है। हुरूफ़ के नीचे अगर हो जाएगा भाई वो ज़ेर हो जाएगा, है ना? हुरूफ़ के ऊपर हो जाएगा। जैसे बे ज़बर बा, बे ज़ेर बे ज़े हो जाएगा। तो ज़बर और ज़ेर की अलामत सेम रहती है, लेकिन ज़बर ऊपर लगता है और ज़ेर नीचे लगता है। जैसे बे ज़बर बा, पे ज़बर पा, दाल ज़बर दा, जीम ज़बर जा, ये सब क्या क्या है? ये फ़तहा है। और फ़तहा जिस पर लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? मफ़तूह बोलते हैं। अब कसरा की बात कर लेते हैं, कसरा। इसकी अलामत इस तरीके से होती है और इसको ज़ेर भी कहते हैं। आपको समझ में आ गया कि ज़बर फ़तह को बोलते हैं और जिस पर फ़तह लगा रहता है, जिस पर ज़बर रहता है उसको मफ़तूह कहते हैं। और कसरा यानी ज़ेर होता है और जिस हर्फ़ पर ज़ेर लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? मकसूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकसूरा बोलते हैं। जैसे बे ज़ेर बे, पे ज़ेर पे, दाल ज़ेर दे, नून ज़ेर ने, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब हमारे कसरा यानी मकसूरा हुरूफ़ हैं। मकसूरा इनको बोलेंगे, मकसूरा। और इस पर क्या लगा हुआ है? कसरा लगा हुआ है यानी ज़ेर लगा हुआ है। तो ज़ेर हमेशा कैसे लगता है? ज़ेर हमेशा ऊपर लगता है। नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर ज़बर लगता है, नीचे ज़ेर लगता है। अगर यही बे ज़बर इस पर ज़बर लगा दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये मफ़तूह हो जाएगा। और अगर यही बे पर ज़बर को हटा दे रहे हैं, बे पर ज़ेर लगा दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कसरा लगा दिए हैं और इस पर क्या हो जाएगा हम लोगों का? मकसूरा हुरूफ़ हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फ़तहा जिस पर लगा रहता है उसको मफ़तूह कहते हैं, इतना याद रखना है। फ़तह की अलामत ज़बर है और कसरा जिस पर लगा रहता है उसको मकसूरा कहते हैं, कसरा की अलामत ज़ेर है। अब आ जाते हैं हम लोग ज़म्मा पर। इसकी अलामत पेश होती है, इस तरीके से होती है, इसको पेश भी कहते हैं। जिस हर्फ़ पर ज़म्मा लगा रहता है उसको मज़हूम कहते हैं। यही सब आपको याद करना है। जैसे फ़तहा लगा है तो मफ़तूह कहते हैं, कसरा लगा है मकसूरा कहते हैं, ज़म्मा लगा है तो मज़हूम कहते हैं। और इसका इस्तेमाल हुरूफ़ के ऊपर होता है। जैसे बे पेश बो, पेश बे पेश पो, दाल पेश दो, जीम पेश जो, ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर लगते हैं, ज़ी नीचे नहीं लगते हैं। तो बे पेश बो यानी ऊपर लगा हुआ है, ज़म्मा लगा हुआ है और इसको मज़हूम कहेंगे। अब आ जाते हैं सुकून। सुकून इसकी अलामत जज़्म होती है। इसकी अलामत जज़्म होती है, इसको जज़्म भी कहते हैं। जिस हर्फ़ पर जज़्म लगा रहता है उसको क्या कहते हैं? मजज़ूम कहते हैं और इसका इस्तेमाल भी हर्फ़ के ऊपर ही होता है। जैसे बे पर जज़्म लगा हुआ है ना, जैसे दर्द लिखोगे दर्द, तो दाल पर ज़बर लगाओगे, रे पर जज़्म लगाओगे और दाल खाली करोगे, तो दर्द लिखा जाएगा, है ना? तो सुकून, सुकून को हम लोग क्या बोलते हैं? जज़्म बोलते हैं, जज़्म बोलते हैं, ठीक है? और जिस पर जज़्म लगी रहती है उसको क्या बोलते हैं? उस हर्फ़ को मजज़ूम बोलते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग तशदीद पर। तशदीद सब लोग जान रहे हैं इसकी अलामत इस तरीके से होती है और जिस पर तशदीद लगा रहता है उसको मुशद्दद कहते हैं और इसको 2 मर्तबा पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है तो लाम पर तशदीद लिखी लगी हुई है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह लिखा हुआ है ना? उसमें भी तशदीद लगी हुई है। तो तशदीद को 2 बार पढ़ा जाता है। अब यहीं पर एक चीज़ बता दें कि तशदीद तशदीद और ये यहाँ पर जो हम लोग पढ़े हुए थे, तशदीद के साथ-साथ हमने पढ़ा हुआ था कि जो मद रहेगा, मद अभी पढ़े हुए नहीं है, वही बता देते हैं। तशदीद के साथ मद एक चीज़ पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर मद, मद को पहले पढ़ लेते हैं। मद इसकी अलामत मद होती है और इसे खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे आदमी, आलसी, अभी आदमी और आलसी ये खींच कर पढ़ा जाएगा, लेकिन 2 बार नहीं पढ़ा जाएगा। 2 बार नहीं पढ़ा जाएगा। याद रखिए, 2 बार मद को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ़ मद को खींच कर पढ़ते हैं, जबकि तशदीद को 2 बार पढ़ते हैं। तशदीद को खींच कर तो पढ़ेंगे, साथ में इसको 2 बार पढ़ेंगे। लाम पर तशदीद लगी हुई है, तो लाम को 2 बार पढ़ेंगे। अगर अलिफ पर मद लगा हुआ है, तो अलिफ को सिर्फ़ खींच कर पढ़ेंगे, 2 बार नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? ये दोनों चीज़, दोनों फैक्ट याद कर लीजिए। तो तशदीद को 2 बार पढ़ेंगे। अब तनवीन आ जाता है। तनवीन की इसकी अलामत 2 ज़बर भी होता है, 2 ज़ेर भी होता है और 2 पेश होता है। ठीक है? इसको इसको तनवीन बोलते हैं और जैसे यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं जैसे मसलन, मसलन अगर लिख ले रहे हैं तो मसलन ये 2 ज़बर लगा जाएगा नसलन, है ना? तो 2 ज़ेर, 2 पेश और 2 ज़बर को हम लोग क्या बोलते हैं? तनवीन बोलते हैं और ये हरूफ पर लगा रहता है इस तरीके से देखिए, जैसे 2 ज़बर लग जाएगा, 2 ज़ेर लग जाएगा, कभी-कभी 2 पेश भी लग सकता है। तो इसको तनवीन बोलते हैं और इसकी अलामत कुछ इस तरीके से होती है, आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वक़्फ़ पर। अब देख लेते हो वक़्फ़ मतलब क्या होता है? वक़्फ़ मीन्स जैसे ठहराव कह सकते हो, है ना? वक़्फ़ साकिन के बाद एराब ना होने को वक़्फ़ कहते हैं। जैसे दर्द, सर्द। अब देखो सर्द, जैसे हमने यहाँ पर सर्द लिख दिया, सीन, रे और दाल, ठीक है? तो सीन ज़बर सा हो जाएगा, रे पर हम लोग क्या लगाएँगे? जज़्म लगाएँगे। अब ये सीन जो हो जाएगा हमारा ज़बर लगा हुआ है यानी फ़तह लगा हुआ है, ये मफ़तूह हर्फ़ हो जाएगा। रे क्या हो जाएगा? जज़्म लगा हुआ है यानी मजज़ूम हो जाएगा। अब दाल जो खाली है, दाल पर कोई हरकत व सकनात का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो दाल हमारा क्या हो जाएगा? वक़्फ़, वक़्फ़ हो जाएगा, है ना? ऐसा कह सकते हो यहाँ पर ठहरा हुआ, वक़्फ़ हो जाएगा। क्लियर?
तो ये जो हमारा ज़बर, ज़ेर, पेश ये सब चीज़ें हमने अभी अभी हम लोग देख रहे हैं इतनी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे निशान ही कुछ नहीं रहते, कुछ हरकत व सकनात ही नहीं रहती। तो ऐसे हर्फ जिस पर हरकत व सकनात नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वक़्फ़ बोलते हैं। मद को हम लोग देख चुके हैं, मद क्या होता है। क्लियर? उम्मीद है आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज का लास्ट टॉपिक जो है, ये देख लेते हैं कि हरूफ़ तहज्जी को मुँह से निकालने के 4 मकाम होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मखरज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मखरज। अभी तक हरूफ़ तहज्जी, हर्फ यही सब चीज़ को पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग लफ्ज़ पर आए ही नहीं हुए हैं। लफ्ज़ पर इंशाअल्लाह कल की क्लास में आएँगे। तो हरूफ़ तहज्जी को मुँह से बोलने के 4 मकाम होते हैं, इनको मखरज कहा जाता है। पहले-पहले नंबर 1 पर हरूफ़ हल्की है, हरूफ़ खुनकी है, हरूफ़ इस्नानी है, हरूफ़ शफ़वी। ऐसे ऊपर-ऊपर से ऐसे समझा दे रहे हैं ये सब क्या है। हुर्फ़ ख़ल्क़ी इस हुरूफ़ को के तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी हलक़ से होती है। हमारे हलक़ से हम लोग इसको निकालते हैं। जैसे हम लोग क्या निकालेंगे? हे, खे, ऐन, गैन, क़ाफ़, क़ाफ़, ग़ाफ़, है। ये सब क्या निकाल रहे हैं हम लोग? हलक़ से निकाल रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एक बार बोल कर देखेंगे और अपने ज़बान पर अपने अपने अपनी जो आपके मुँह है उस पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हर्फ़ निकल रहा है मेरा ज़ोर किस जगह पड़ रहा है। हमारी ज़बान कहाँ पर जा रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से हलक़ से निकल रहे हैं। हुरूफ़ ख़ुनकी यानी तालु से ये निकलते हैं, जैसे जीम, चे, ज़ाल, ज़े, शीन, स्वाद, सू। अब आपकी ज़बान आपके तालु पर टच हो रही है कि आपकी ज़बान आपके दाँत पर टच हो रही है, किस तरीके से आपकी ज़बान आपके तालु पर टच हो रही है, आप इसको बोलिए, आप इसकी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये तालु से कैसे निकलते हैं और इसको जो तालु से निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? हुरूफ़ ख़ुनकी बोलते हैं। अब आ जाते हैं सिन्नुन, हुरूफ़ इस्नानी, सिन्नुन मीन्स होता है दाँत, ठीक है? और हुरूफ़ तलफ़्फ़ुज़ की इस हुरूफ़ की अदायगी जो होगी वो दाँत से होती है। जैसे हम लोग कोई चीज़ बोलेंगे, जैसे हम लोग बोले ते, ते, आप ते बोलिए, आप अपने ज़बान को तालू पर रखकर टे बोलिए, ते, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी ज़बान जब तक आपके दाँत पर नहीं जाएगी, तब तक आप ते की अदायगी नहीं कर पाएँगे। से पर भी आपको अपनी ज़बान को दाँत पर लेकर आना है। दाल, दाल पर भी आपको लेकर आना है। सीन, सीन पर भी लेकर आना है। स्वाद, तो सब पर आपकी ज़बान को आपके दाँत पर लेकर आना है। तो सिन्नुन यानी दाँत, इसी वजह से इसको हुरूफ़ इस्नानी बोलते हैं, यानी दाँत वाले हुरूफ़ बोलते हैं। हमारी ज़बान जब दाँत पर आती है तो तब अदायगी कोई हर्फ़ की हो पाती है, तो उसको हम लोग हुरूफ़ इस्नानी बोलते हैं। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पर हुरूफ़ शफ़वी। हुरूफ़ शफ़वी यानी लब यानी होंठ। जो हुरूफ़ की अदायगी हम लोग अपने होंठ से करते हैं, उसी को हुरूफ़ शफ़वी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा जैसे बे हो जाएगा, पे हो जाएगा, फ़े हो जाएगा, मीम हो जाएगा, वाव हो जाएगा, ये सब के सब क्या हो जाएँगे? इनकी अदायगी करने के लिए आप मीम बिना दोनों होंठ को मिलाए बिना आप बोल नहीं सकते हैं। पे बिना दोनों होंठ को मिलाए आप बोल नहीं सकते हैं। बे बिना दोनों होंठ को मिलाए आप बोल नहीं सकते हैं। तो ये सब के सब क्या हो जाएँगे? हुरूफ़ शफ़वी में आते हैं। तो 4 मखरज हो गए हैं, हमारे 4 तरह के मखरज होते हैं। कौन-कौन से? हुरूफ़ हलक़ी जो हलक़ से निकलते हैं, हुरूफ़ ख़ुनकी जो कि हमारे तालु से निकलते हैं, हुरूफ़ इस्नानी जो कि हमारे दाँत से निकलते हैं और हुरूफ़ शफ़वी जो हमारे होंठ से निकलते हैं। तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज़रूर जॉइन हो लीजिए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप वहाँ से वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है और कोई अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी बात रखी जाएगी ज़रूर और कंप्लीट हमारी जानिब से तैयारी शुरू कर दी गई है। आप अपने दोस्त यार तक आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जितनी जल्दी लोग जुड़ जाएँगे उतनी जल्दी बाकायदा शुरुआत हो जाएगी। अभी रमज़ान चल रहा है जिसकी वजह से क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं, लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। जल्द ही लाइव क्लासेस भी होना शुरू हो जाएँगी। आज 13-14 रमज़ान हो चुका है, 15 दिन और है मात्र और जल्दी-जल्दी आप लोग जुड़ जाइए ताकि 15 दिन के अंदर ही ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ और ईद के तुरंत बाद हम लोग प्रॉपर बीपीएससी टीआरई 4 का बैच शुरू कर दें। अभी शुरू ही है लेकिन वीडियोज़ या फिर क्लासेस लाइव नहीं हो पाएँगी और थोड़ा-सा 2-3 दिन में आएँगी। तो इस वजह से बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अगर जॉइन हो जा रहे हैं तो ईद के तुरंत बाद रोज़ के रोज़ लाइव क्लासेस होना शुरू हो जाएँगी। टाइम इसका रहेगा 8 बजे, शाम 8 बजे और ये तीनों चीज़ों के लिए होने वाली है यानी जूनियर के लिए भी, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी होने वाली है। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।